हेलो, वेलकम इन साइंस पाठशाला। तो केमिस्ट्री का हमारा एक्चुअली क्लास 10 का थर्ड लेक्चर है। 2 लेक्चर हमारा हो चुका था। तीसरा लेक्चर का दूसरा लेक्चर काफ़ी ब्रॉड हो गया था, बड़ा हो गया था, तो इसको इतना लेंदी नहीं रखेंगे। तो हम एक्चुअली केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन चैप्टर देख रहे थे। ये थर्ड लेक्चर है। मैक्सिमम 2 लेक्चर में हम लोग काफ़ी चीज़ें कवर कर लिए थे। कितने टाइप के रिएक्शन होते हैं वो भी हम लोग देख लिए थे। हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी मैं देख लिया था, लेकिन एक बार उसको फिर से देख लेते हैं। पिछले क्लास में डिस्प्लेसमेंट, कंपोजिशन, डीकम्पोजिशन, रिएक्शन क्या होता है, सब हम लोग देख लिया था। आज देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक चीज़ हो, थोड़ा सा वीडियो की स्पीड को हम लोग तेज़ करके, अगर समझ में सब आता है तो थोड़ा सा स्पीड तेज़ करके देखें और नोट भी साथ साथ बनाते चलेंगे, ठीक है। और कोई इशू हो तो वो भी कमेंट कर देता हूँ, उसको मैं आप लोग को क्लियर करते हुए चलिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आप लोग बताएंगे कोई इशू होते तो किस तरह से इसको सही किया जा सकता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, मैं आप लोग को एक बार बता दूंगा था कि जैसे अगर AB प्लस CD है ना, तो अगर हम इसको एक साथ रिएक्ट कराते हैं या इसका विलेन बनाते हैं, सॉल्यूशन इसका बनाते हैं, तो ये मान लो कुछ आयंस है, आयंस में टूट जाते हैं, तो ये A C के साथ चला जाता है और B D के चला जाता है। मतलब आयंस दोनों एक दूसरे को इंटरचेंज करती है। जो रिएक्टेंट्स में आपका ये जो रिएक्टेंट्स हैं दोनों, इसमें जो यौगिक हैं, जो कंपाउंड्स हैं AB और CD, ये जो विलेन में वाटर में जाएंगे ये तो ये क्या होगा, एक सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये अपने आयंस में टूट जाते हैं। तो जो आयंस बनेंगे एक दूसरे को इंटरचेंज कर देंगे। मतलब A के साथ D चला जाएगा, B के साथ मीन्स A के साथ C चला जाएगा, B के साथ D चला जाएगा। तो आयंस का ब्रेकडाउन होकर वो एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाते हैं, तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच reactants compounds ions interchange their ions with each other। उनके आयंस का इंटरचेंज हो जाता है एक दूसरे के साथ। जैसे एग्जांपल है, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है। कब रिएक्ट करेगा, जब इसका सोल्यूशन बनेगा, जलीय विलेन, वाटर सोल्यूशन मींस Na2SO4 प्लस BaCl2। इसका जलीय विलेन का मतलब क्या होगा, तो इसको सही से लिखना है। ये एक्वस रीजन में रहेगा और BaCl2 जब इसका जलीय विलेन है तो ये भी एक्वस रीजन में होगा। एक ही एक्चुअली क्या है, जब ये पानी के साथ घुलेगा तो ये इसके आयंस टूट जाते हैं, ये 2Na प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, SO4 2 माइनस हो जाएगा। इसी तरह से Ba प्लस हो जाएगा और Cl माइनस हो जाएगा, ठीक है। Cl माइनस हो गई। तो देखो क्या होता है कि जो 2Na है ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। Ba प्लस प्लस होता है और S4 माइनस माइनस होता है, मतलब 2 माइनस। ये बहुत ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, पॉजिटिव। एंड क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जब आयंस में टूटे, पहले तो किसी के साथ पानी के साथ क्रिया नहीं कराया या पानी में घोले नहीं, तब तक तो ये ऐसे ही था। बट जब इसको पानी के साथ घोल दिए, मीन्स जलीय विलेन बना लिए, तो 2Na प्लस जो था वो Cl के साथ चल जाएगा, क्योंकि Cl जो है तो 2Na और Cl2 मिलेगा, 2Cl माइनस है ना, तो ये क्या बना देगा 2NaCl। मतलब क्लोरीन का है और सोडियम का है मिलके 2NaCl बना लिया। और Ba है, Ba प्लस प्लस है और SO4 माइनस माइनस, ये मिले Ba प्लस SO4, तो ये बना लेगा आपको BaSO4 सिंपली, Ba बेरियम सल्फेट, ठीक है। इसको बेरियम सल्फेट ही बोलते हैं, है ना, बेरियम सल्फेट।
तो एक्चुअली में ये बन क्या जाएगा, ये तो मैं रिएक्शन आपको तोड़ के बता दिया कि आपको समझ में आया, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ेगा, बाकी जो -2 चार्ज है इसमें +2 चार्ज है, तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। तो देख लो यहाँ पे आयन एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो गए। 2N ने Cl के पास चला आया है ना, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 2N ने Cl के पास चला आया, ठीक है। सेकेंड थिंग इज SO4 Ba के पास चला आया, तो दोनों ही इंटरचेंज हो गए एक दूसरे के साथ। तो दिस रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको इंटेज कर देते हैं। सेकेंड वन इज सिल्वर नाइट्रेट एंड सिल्वर नाइट्रेट आप लोग को पता है कि किस चीज़ में यूज करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट से विस्फोटक भी बना सकते हैं, ठीक है। AgNO3 और KCl, पोटेशियम क्लोराइड, आपका पोटेशियम क्लोराइड है और AgNO3 है। ये आपस में क्रिया करेंगे तो इसका भी जलीकरण करेंगे तो ये इसके आयंस आपस में ब्रेक हो जाएंगे, तो ये AgCl बनेगा, सिल्वर क्लोराइड और KNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो ये क्या बना, सिल्वर क्लोराइड, उसका भी नाम आप लोग लिख लेना, मैं बता भी दिया था। ये पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसमें भी जो ब्रेक डाउन हुआ वाटर में Ag प्लस NO3 माइनस K प्लस Cl माइनस, तो इसमें Ag प्लस Cl माइनस के पास चला है, NO3 माइनस K प्लस के पास चला है। तो आयंस का इसमें भी इंटरचेंज हो गया एक दूसरे के साथ। दिस इज आल्सो टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ये दोनों आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्या है हमारा, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिन्हें हमें एनर्जी देने की जरूरत पड़ती है। जैसे तो अभी रिएक्शन हम जो देख रहे थे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसमें क्या था कि हम किसी बाह्य कोई कारक था जिसके कारण ही वो रिएक्शन हो पा रहा था। जैसे या तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी, या तो सनलाइट चाहिए था, या कुछ केमिकल चाहिए था, या टेम्परेचर या हीट चाहिए था, तो उसके कारण रिएक्शन हो रहा था। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें वो रिएक्शन होता है तो उष्मा निकलती है, जैसे CaCO3 और CaH2। और कुछ रिएक्शन ऐसे जिसमें उष्मा की जरूरत होती है, वो रिएक्शन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक अलग रिएक्शन उसमें बता दिया है, ठीक है। रिएक्शन डिपेंड्स ऑन हीट एनर्जी। तो ये दो टाइप के होते हैं। ये दो टाइप के कौन से होते हैं, एक होता है आपका एक्सोथर्मिक और एक होता है एंडोथर्मिक। एक्सो मतलब क्या होता है, एक्सोस्फीयर आप लोग सुने ना, जिसको बाह्य वातावरण को बोलते हैं एक्सोस्फीयर। तो एक्सो मतलब बाह्य या इसको बोले तो बाहर। तो जब एनर्जी बाहर निकले मींस एक्सोथर्मिक मींस व्हेन हीट रिलीज इन completion of chemical reaction। तो केमिकल रिएक्शन में जब हीट जनरेट होता है, जब वो रिएक्शन होता है तो हीट जनरेट होता है, तो उसको एक्सोथर्मिक होते हैं। और एंडोथर्मिक क्या होता है, व्हेन केमिकल इक्वेशन require heat energy to
प्रोसेस द रिएक्शन। तो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जब हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। मीन्स यहाँ पे हमें हीट देनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है। और यहाँ पे हीट ऑलरेडी निकलता है, मीन्स यहाँ पे हीट देना पड़ता है, मतलब एनर्जी यहाँ पे देना पड़ता है निगेटिव, और यहाँ पे हीट निकलता है तो यहाँ पे हीट पॉजिटिव। ये 11th में आप लोग को आएगा कि निगेटिव और पॉजिटिव क्यों लिखा हुआ है। यहाँ पे क्यों निगेटिव होता है और यहाँ पे क्यों पॉजिटिव होता है, क्योंकि एनर्जी निकलती है तो इसको पॉजिटिव बोलते हैं और एनर्जी देना पड़ता है तो निगेटिव कुछ होता है। ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक हो गया। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। तो कुछ इक्वेशन लिख लेते हैं, जैसे CH4+2O2 है ना। एक एग्जांपल है CH4+2O2, ये मेथेन है कि मेथेन, आप लोग बताओ, है ना। तो ये जब रिएक्शन होता है, मेथेन ऑक्सीजन जब आता है तो आप लोग को पता है ना, एक तरह से आग, मतलब फ्लेम्स होता है, लाइक कुछ ब्लास्ट भी होता है उसके साथ में। CH4+2O2 तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, H2O बनता है, CO2 बनता है प्लस H2O बनता है, और उसके साथ हीट निकलती है, हीट जनरेशन। दिस इज मेथेन। जब रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ तो CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी बनता है, वाटर, और हीट निकलती है। दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड वन इज एग्जाम्पल एंडोथर्मिक में बता दूं। जैसे आप लोग को एक दो एग्जाम्पल में आप लोग और बताया था कि जब CaCO3 हमारा था और उसको गर्म कर रहे थे, CaCO3 में CaOH, चलो नेक्स्ट उसमें उसको देख लेंगे। ये एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे 2HGO मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड है। इस इक्वेशन को होने के लिए हमें हीट की जरूरत होती है, उष्मा देनी पड़ती है। इसको हीट करते हैं तो हमें 2Hg मीन्स मर्क्यूरी मिलता है और ऑक्सीजन गैस मिलता है। ठीक है, तो ये मर्क्यूरी हो गया, दिस इज मर्क्यूरी ऑक्साइड। इसमें हमें हीट देना पड़ रहा है और इसमें हीट निकल गई। ठीक है, दैट इज एक्सोथर्मिक, हीट निकली, और एंडोथर्मिक दैट इज हीट, लाइक आपकी उसी में है, हीट देनी पड़ रही है। जैसे ये प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस का जलना एक एक्सोथर्मिक है। जैसे प्राकृतिक गैस ब्यूटेन है आपका, जो ये LPG गैस भी आता है, वो भी क्या होता है आपका, जैसे प्राकृतिक गैस में नेचुरल गैस। एग्जाम्पल में तो एक हो ही गया, ये दूसरा एग्जाम्पल अगर बोलो तो नेचुरल गैस का जलना। जब नेचुरल गैस जलती है मीन्स तो उससे भी जो रिएक्शन होता है उसको भी क्या बोलते हैं, आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ऑक्स हमारा क्या है, जो श्वसन करते हैं, रेस्पिरेशन इज आल्सो अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक चीज ध्यान रखना कि जो हम रेस्पिरेशन करते हैं वो भी एक टाइप का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हीट का जनरेशन होता है, आप रिएक्शन देखेंगे तो ग्लूकोज बनता है तो उसके साथ हीट भी निकलती है, एनर्जी भी बनती है। लाइक वो एनर्जी हमारी बॉडी में ही कंज्यूम होती है, क्योंकि अगर जब डेड होता है ये बॉडी तो आप देखेंगे उसकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत डाउन होता है। वाई कि एनर्जी जो बन रही थी हमारे शरीर में इन रेस्पिरेशन वो बनना ही बंद हो गई। तो दैट इज द रीजन वाई कि हमारा जो शरीर है वो ठंडा पड़ जाता है आफ्टर डेथ।
तो रेस्पिरेशन इज टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप लोग देखते हैं कि जहाँ पे साग सब्जी होता है, वेजिटेबल्स है, ये सब सड़ जाते हैं, है ना, तो इनसे भी जो एनर्जी बनती है वो भी एक टाइप का एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। इसमें अगर एग्जांपल देखें तो इसमें क्या होता है कि हाँ, फोटोसिंथेसिस, ध्यान रखना, फोटोसिंथेसिस इज a type of endothermic। अब देखो, जो एंडोथर्मिक फोटोसिंथेसिस में फोटॉन्स की जरूरत पड़ती है, सन की लाइट की जरूरत पड़ती है, तो मीन्स उसमें अलग एक एनर्जी की जरूरत पड़ती है, हीट की जरूरत पड़ती है, इसलिए उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन रहेगा, उसमें हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्वेश्चन बहुत बड़ा है, वो पोर्शन थोड़ा 2 लेक्चर लेगा क्योंकि वो बहुत ब्रॉड है। अगर वो सीख जाएंगे तो बहुत सारे जैसे रिएक्शन जो होते हैं उसको बैलेंस कैसे करते हैं वो भी सीख लेंगे। जैसे रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडेशन कैसे होता है, रिडक्शन कैसे होता है। सिंपल तो आप लोग जानते होंगे, 9th में कुछ पढ़े होंगे, लेकिन ब्रॉडली तरीके से 10th में है तो उसको आप लोग देख लेंगे तो बहुत ईजिली उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये लगभग 3rd लेक्चर था आपका, 3rd लेक्चर यहीं तक रखते हैं। बाकी नेक्स्ट जो रहेगा वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। प्लीज़ कमेंट इफ एनी डाउट ओवर दिस टॉपिक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।